नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। पीसी शर्मा अपनी सहजता के लिए जाने जाते हैं। कार्यकर्ता ऐसे जोड़े कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी पिता से लेकर अब पुत्र तक कार्यकर्ता साथ खड़े नजर आते हैं। पीसी शर्मा ने ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सियासत में गुंडे नहीं पाले, ठेठ कार्यकर्ताओं को ही अपने साथ जोड़कर रखा। पार्षद थे तब की कार्यशैली और मंत्री रहे तब की कार्यशैली। लोगों से सीधा संवाद, सीधा जुड़ाव, यानी ये कहा जाए कि पीसी शर्मा से बात करना, उन तक अपनी बात पहुंचाना बेहद सहज है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक इंजीनियर पढ़ते पढ़ते पार्षद बनने तक और उससे मंत्री बनने तक के राजनीतिक सफर में सियासत में क्या क्या बदलाव पीसी शर्मा ने महसूस किए हैं, वर्तमान में कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है संगठन को मजबूत करने के लिए, उस विषय तक भी हम जाएंगे। सबसे पहला सवाल पीसी शर्मा जी से हम करते हैं। शर्मा जी, सियासत उठापटक, जोड़, गुणा, भाग, तमाम तरह की स्थितियों से घिरी हुई है, फिर पीसी शर्मा जैसा सहज व्यक्ति सियासत में कैसे आया? मैंने भोपाल की मैनिट से इंजीनियरिंग की। मेरे फादर सरकारी कर्मचारी थे और वो दिल्ली में उनका इनिशियल जो एजुकेशन मैट्रिक तक का हुआ। और उस जमाने में क्योंकि वो दिल्ली में रहे तो वहाँ की स्वतंत्रता संग्राम के पहले की राजनीति, बड़े बड़े नेताओं के भाषण उन्होंने छुप के वहाँ पे सुने। उनमें एक वो कांग्रेस के प्रति एक उनका लगाव था। तो जब वो उनकी नौकरी में थे, उसके बाद रिटायर हुए, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कांग्रेस में रह के अपना कैरियर बनाऊं, क्योंकि उनका संस्मरण थे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल, उनके भाषण उन्होंने सुने थे एक स्टूडेंट के थे, और वो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पहले। दूसरा, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो इंजीनियरिंग कॉलेज की जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसकी वर्किंग कमेटी होती थी, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना, ये सब में मैं इन्वॉल्व रहा और चुन के आया, वहाँ पे भी चुन के आया। फिर एक हॉकी और क्रिकेट का भी खिलाड़ी था, तो उस में एक लीडरशिप की जो है वो अनायास ही डेवलप हो गई। और डेवलप होते होते जब इंजीनियरिंग पास कर ली तो शुरू में पूना में एक मेरे ब्रदर रहते थे, हेमचंद शर्मा, तो वहाँ थे। तो मैं अद्वानी और लिका ने कंपनी थी, उसमें कुछ टाइम पे मैंने एज ए इंजीनियर काम किया। उसके बाद एक हमारा ग्रुप था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो मध्य प्रदेश की एमपीएसआरटी रोडवेज की एंसिलरी स्प्रिंग लीव्स, वो हम लोग चलाते रहे वो फैक्ट्री। और साथ ही युवक कांग्रेस के उद्योग प्रकोष्ठ में जुड़ गया जब निखा जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। और उसके माध्यम से जिला यूथ कांग्रेस, इस तरह की एक्टिविटीज एक छोटे पैमाने पर चलती रही। और उसके साथ ही 80 के अंदर कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। पहले दिल्ली में सरकार बनी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी और अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राजेंद्र सिंह जी उस समय एमएलए बने थे, वो एमएससीटी में हम लोग के आगे पीछे हुआ थे, और उनसे एक कनेक्टिविटी थी स्पोर्ट्स के माध्यम से। जब 83 में नगर निगम भोपाल के चुनाव हुए तो अर्जुन सिंह जी ने, राजेंद्र सिंह जी उनके पिताजी थे डीआईजी, उनसे मेरी चर्चा हुई क्योंकि आना जाना था। नाम प्रस्तावित हुआ। गौतम शर्मा जी उस समय पर्यवेक्षक थे भोपाल के,
वार्ड 35 शाहपुरा जहां हम बैठे हैं, ये उसी वार्ड में आता था और इसमें स्लम्स था काफी, इंदिरा नगर, साईं बाबा नगर, कृष्णागिरी से झुग्गी बस्तियां थी। तो वो चुनाव में लड़ा और जीता अच्छे, मतलब 1500 वोट से मैं जीत गया। तो इस तरह से एक चुनी हुई राजनीति का दौर उस समय शुरू हुआ। मेरे साथ ईश्वर सिंह चौहान थे, उस समय झुग्गी झोपड़ी महासंघ था, उसके अध्यक्ष थे। मुझे उनने संरक्षक के रूप में साथ रखा था। और चुनाव में जब मैं गया स्लम्स एरियाज में, तो झुग्गी वाले ये बात नहीं करते थे कि हाँ हमको सड़क दे दो, बिजली कनेक्शन दे दो, पानी दे दो। पूछते थे बोले हम कि क्या चाहिए, तो कहते थे हमको तो ऐसा कागज चाहिए जिसे नगर निगम और नजूर हमको हटाएंगे। ये बड़ी समस्या, ये बात थी। तो चुनाव के बाद महापौर डॉक्टर बिसैया बने, एक काफी क्योंकि सरकार थी और राजधानी के पार्षद थे, तो मुख्यमंत्री निवास पे भी सब घुसपैठ हुआ करती थी। हम लोग, ईश्वर सिंह चौहान, हम लोग मिले मुख्यमंत्री से, कहा कि सब जब चुनाव में गए तो लोगों का, गरीब लोगों का ये कहना था कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको कागज का टुकड़ा चाहिए। मुझे तारीख याद है, 17 अप्रैल 1984 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक आया और 40 लाख झुग्गी वालों को पट्टे दे दिए गए। मेरे जहां क्षेत्र था उसमें घर घर झुग्गी वालों को पट्टे दिए गए पूरे भोपाल में। और याद है मुझे रोशनपुरा की एक झुग्गी में नीचे वानगांव में पट्टे देते हुए उन्होंने जब भाषण दिया, तो उन्होंने कहा था कि जब कोई गाड़ी वाला जब निकलता था तो झुग्गी वाले उसको देख के ईर्ष्या होती थी कि हम तो इसमें कुछ कागज नहीं, हमारा कुछ नहीं, हक नहीं, और हमें ये गाड़ी वाले यहाँ से घूम रहे हैं। पर अब उनको इच्छा होगी कि इतनी बढ़िया जगह इन झुग्गी वालों को मिली। ये उनका भाषण का एक हिस्सा था उस समय। और फिर मेरे ही वार्ड में इंदिरा नगर बस्ती थी। ये हुआ कि उनका वो था कि पट्टे के बाद एक कनेक्शन देना है, एक बत्ती कनेक्शन की प्रथा शुरू हुई। तो उसमें पहले ही सब बल्ब लग गए थे, पूरा एमपीबी ने फिट कर दिया। तो वो आए महापौर, हम लोग थे, एक बटन दबी और हर घर में उजाला हो गया, एक बत्ती कनेक्शन हुआ। पट्टा ये अजूत सिंह जी की देन थी। और वो एक माहौल पूरा बना और झुग्गी झोपड़ी महासंघ का हम लोगों को उसकी ट्रेनिंग मिली। और यहाँ से एक तरह से जो कहना जमीन की राजनीति, यानी गरीबों को उस दौर में चिंता इस बात की नहीं थी कि हम खाएंगे क्या, गरीबों की चिंता थी कि छत ना छिन जाए। आपने अधिकार दिया जमीन का और घर भी रोशन कर दिए। सियासी जमावट का एक प्रश्न, चूंकि भूमिका में उस चीज का उल्लेख किया। सियासत में वो दौर चूंकि कभी कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं किससे, तो ऐसा लगता है कि लोग बाहुबलियों को अपने आसपास एकत्रित करते थे। सीधे अल्फाज में अगर उसको कहते हैं कि गुंडे पालने का भी चलन हुआ करता था राजनीति में। पीसी शर्मा ने गुंडे नहीं पाले। जब मैं नगर निगम में था तो मैं पब्लिक वर्क्स कमेटी का चेयरमैन भी होता था। उस समय जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते थे नगर निगम में, वो बाहुबली लेते थे, एक से एक उनका हैदर पठान दोपहरा ये। तो ये बाहुबली ठेकेदार वो आके जो भी करते थे, आ गए कमरे में, वो एक मिनट कहता बाहर पूछ के आओ, या फाइल ले आए, फाइल लाने की भी सिस्टम थी, लाए और सब साइन कर दिए। तो फाइल कैसे लाए, बाहर हो जाओ, ये फाइल ऑफिस का क्लर्क वो लाएगा, तुम कैसे ले आए। ऐसे बहुत से वाक़े हुए, लेकिन एक जज्बा था, कभी किसी डर नहीं। हाँ, फिर बाद में वही जो है जिसको कहना चाहिए कि उनको बस में कर लिया, और उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया कभी। हाँ, उनके जो कोई जायज काम है उसको कर देना। और जो हम लोग झुग्गी झोपड़ी की नेतागिरी करते थे उसमें मिलते थे बहुत भाई, ड्रिंक करके आ गए, हो गए। लेकिन
सबको संभालने की एक अजीब ताकत और शक्ति थी कि सब कब्जे में। वो शक्ति आती कैसे थी? मतलब चूंकि राजनीति का तो चलन ही इस तरह का हुआ करता था वो एक दौर में कि लोगों के पास आसपास लोग शक्तिशाली ही होने चाहिए, व्यवहार और वो मास लीडरशिप। लोग जानते थे कि 500, 100, 1000 आदमी किसी भी विसिल बजाने पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो बाहुबली से बहुत बड़ी चीज थी, उससे लोग कंट्रोल में रहते थे, उनको मालूम था कि मास लीडर है। तो उसका जो है फायदा हमेशा से मिला। और जो टीम थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, जितने भी लोग जुड़े थे। हम लोग पार्षद लोग भी जो थे लाइक माइंडेड वो हुआ करते थे। स्लम्स एरियाज में जो लीडर हुआ करते थे वो स्ट्रांग हुआ करते थे। तो ये टीम का एक जोर था, क्योंकि किसी भी लीडरशिप के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए वो जलसे के लिए लोग तो चाहिए। वो लोग जो है वो अपने आप में ताकत है। वो बाहुबली का जो दृश्य है पीछे से वैसे ही लोगों को बता देते थे। बिल्कुल। अच्छा, पीसी शर्मा के साथ ऐसा जादू क्या है कि कार्यकर्ताओं के अगर कुछ चेहरों को मैं देखता हूं, आपके पुराने फोटो जब देखते हैं कहीं तो कुछ लोग वो नजर आते हैं जिनकी अगली पीढ़ी आज पीसी शर्मा के साथ खड़ी नजर आती है। अभी चूंकि नवरात्रि का ये माहौल है, मैं कुछ पंडाल ऐसे देख रहा हूं कि लोगों के मन में पीसी शर्मा के लिए बड़ा स्थान है। सियासत में होता ऐसा है कि जब तक कुर्सी है तब तक भीड़ है। पोस्टर पर नेताजी हैं, कुर्सी गई, पद गया, नेताजी पोस्टर से गायब। तो ये कैसे हुआ कि लोगों के मन तक पीसी शर्मा रहे? जब मैं बीडीए का अध्यक्ष था, क्योंकि इस पूरी राजनीति में दिग्विजय सिंह जी 2 बार अध्यक्ष है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो झुग्गी बस्ती हटाना, कनेक्शन काट देना, उनका मीटर लगेगा, तो इन सब की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। तो दिग्विजय सिंह जी हर उस पर बच पे आते हैं। एक बार मैंने यहाँ विठल मार्केट पे ही भूख हड़ताल की 6-7 दिन, कोई आया नहीं प्रशासन का। फिर दिग्विजय सिंह जी तो कनेक्टिविटी वो आए, मैंने कहा भी, बोले भैया बीजेपी शासन में भूख हड़ताल मत करो, 1 दिन का उपवास रख लो, ये कोई नहीं आएगा। बोले कोई शो आए, तो उन्होंने तो करके किया। तो उनके साथ ये स्लम्स एरियाज में, यहाँ भोपाल से बाहर भी कहीं बैतूल, इटारसी, इस तरह जाना आना उनके साथ होता था। और उसमें 93 में मैं, उसके पहले सेवा दल का भी अध्यक्ष था और झुग्गी झोपड़ी का साम्राज्य। टिकट की दक्षिण से मांग की थी पूरे लोगों ने, जब नहीं मिली तो काफी समूह गया। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि साहब ये टिकट नहीं दी, और तो उन्होंने कहा था कि सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पीसी शर्मा किसी न किसी कॉरपोरेशन का अध्यक्ष होगा। और जैसी सरकार बनी, नगर निगम भोपाल के चुनाव हुए, उस समय ये सिंबल नहीं बटे थे, तो कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं आई। ईश्वर सिंह चौहान उस समय पार्षद हुए। उसी दिन उन्होंने मुझे बीडीए का अध्यक्ष बनाया। तो एज ए बीडीए के अध्यक्ष या विधायक, उसके बाद 98 में टिकट दी, और दक्षिण, जिसमें ये मध्य, नरेला और दक्षिण पश्चिम, ये सब 5 लाख से ऊपर की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कोई भी आया कार्यकर्ता या आम आदमी, तो उससे मैं कहता था कि उसका नाम नहीं पूछता था, काम पूछता था। और काम लिख के फोन करके जो भी करना किया, उसने बताया कि कहाँ से आया, क्या है, मतलब नहीं। वो काम हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो फिर आ जाना। तो ये मेरी हमेशा से रही, लोगों को मदद करना। एक समाज, पॉलिटिशियन से ज़्यादा समाज सेवी का काम ज़्यादा किया है। लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। कभी मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं हुआ, फ़ोन हमेशा मेरा चालू रहता था। और उसका एक उदाहरण मैं दूं कि कोरोना काल में रात को 3 बजे सुरेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व एमपी, का फ़ोन आया कि ये
चिरायू हॉस्पिटल के आगे एक हॉस्पिटल में एक नामदेव करके एक कार्यकर्ता वो एडमिट था, और उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो इसको कहीं एडमिट इसमें कराओ चिरायू में। कैसे? तो मैं चिरायू में रह के आया था, डॉक्टर के फ़ोन नंबर थे मेरे पास, मैंने फ़ोन लगाया उनको कि भाई ये डॉक्टर साहब नज़दीक सबसे उस अस्पताल से आपका अस्पताल है, अगर ये आदमी जान गई तो ये ब्लेम आप पे आएगा, तो इसको एडमिट कीजिए। मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूँ और उनको आपका नंबर दे रहा हूँ। ये करके दिया और उनसे कहा कि भाई इनसे बात करो, उसको लेके आ जाओ आप चिरायू। 5 साढ़े 5 फिर फोन आया, उन्होंने फिर उठाया, वो पीछे वो एडमिट हो गया। वो तो इतनी रात को भी मतलब उस समय, और वैसे भी नॉर्मल कोर्स में कहीं एक बार एक कार्यकर्ता का फोन आया रात के 4 साढ़े 4 बजे, मैं क्या हो गया है? बोले वो अशोक गार्डन थाने में बंद कर दिया। तो भैया तो आधा 1 घंटे और रुक जाता तो फोन कर लेता 6 बजे, और इतनी जल्दी छूट भी जाएगा तो क्या होगा। फिर फोन किया उसको, ये बात हुई, छोटा मोटा इशू छोड़ छाड़ दिया। तो ये एक लोगों को लगता था, लगा हमेशा मुझे लगता है कि अप्रोचेबल है, इनसे मिलें, वो काम करें। और इस बीच ये 2003 में चुनाव के पहले मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। मुझे एक सीपीए कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने मुझे कहा कि भाई उसको सीपीए कॉन्फ्रेंस तुमको अटेंड करना, अध्यक्षों को अटेंड करना था। तो मैंने कहा वो उस कॉन्फ्रेंस में क्या कहूँगा, आपको जाना चाहिए। बोल नहीं जाओ, उनका कुछ स्नेह था। रातों रात दिग्विजय सिंह जी ने वहाँ वीज़ा ये सब हुआ, हाँ मुख्यमंत्री। मैं गया वहाँ, तो लंदन में बाकी तो 32 कंट्रीज़ के वो आए थे, अलग अलग स्पीकर, सांसद, इस तरह के लोग। तो उसमें मैं जब पार्लियामेंट में गए, हाउस ऑफ कॉमर्स में, तो टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे और वो जवाब दे रहे थे एक एक सांसद को सीधे बगैर किसी कागज के। उन्होंने पूछा और आंसर दिया, पूछा आंसर दिया। तो मुझे लगा कि ये मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कर सकते हैं, वो भी कागज वागज लेते नहीं, पूरा उनको आइडिया रहता है कि जो बढ़िया कार्यक्रम हो सकता है मुख्यमंत्री। और मैं आया, मैंने रिपोर्ट दी अध्यक्ष तिवारी जी को, सभी इस तरह से यहाँ पे अगर हम करेंगे तो बड़ा एक अलग मैसेज जाएगा। उनने और मुख्यमंत्री जी ने तय किया, बोले ठीक। पहले आधे घंटे का होता था, और विधायक जो पूछे और मुख्यमंत्री जवाब दे दे तो काम ही हो गया। फिर तो वो अधिकारियों को पकड़ के अपना काम करा लेता था। तो वो तो पॉपुलर हुआ कि झगड़े होने लगे कि हम पूछेंगे, बिल्कुल स्थगित करना पड़ती थी। फिर 1 घंटे का हुआ, और उसकी 1 दिन होता था हफ्ते में, और उसके पूरे नियम बने कि भाई पहले देना पड़ेगा, इतनी देर पूछ सकते हो, ये पूछ सकते हो। तो ये कि जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया विधायक का सीधे, तो उसके क्षेत्र में काम होने लगता था। बाद में उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने उसको बंद कर दिया। पर एक अच्छा प्रयोग उस समय ये हुआ था। उसके बाद 3 में चुनाव हारे, तो फिर टिकट मिली नहीं यहाँ से पूरे टाइम, करती रही। 18 में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह मिलके कहा कि अब तुम, मैं मध्य से टिकट मांगता था, तो मध्य से माइंटी कर दी थी उस समय पचौरी जी ने, तो वही उनको टिकट मिलती रही। और दक्षिण पश्चिम में दिल्ली गया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लड़ना है, यहाँ की तैयारी की, चुनाव उमाशंकर गुप्ता गृह मंत्री। अच्छा, आपको दक्षिण पश्चिम सहज लगती है कि मध्य? नहीं, ये सहज तो मैं कहूँगा कि मैं दोनों के विधायक रहा ना, इसलिए दोनों ही सहज है। इवन नरेला का भी बहुत सारा क्षेत्र, नरेला का पूरा क्षेत्र है। उस समय नरेला भी मांग रहा था मैं, उस समय उन्होंने सुनील सूद को दी थी। उस समय नरेला भी पूरी तरह से कंट्रोल में था। 2008 मतलब आप कह रहे हैं उस समय पूरी तरह कंट्रोल में था, अब नरेला कंट्रोल से बाहर। अब उसके बाद जैसे दक्षिण पश्चिम में चुनाव लड़ लिए, वहाँ हो गए, तो एक ज्यादा नहीं, मैं केवल पीसी शर्मा की नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम दूर से विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं,
पीसी शर्मा दक्षिण पश्चिम में नजर आते हैं। लगता है कि हाँ, पीसी शर्मा दक्षिण पश्चिम में पिछला चुनाव हो फाइट की, अगले में भी कर लेंगे। नरेला में स्थिति कुछ और नजर आती है। गोविंदपुरा में तो आप स्थिति देख ही रहे हैं कि बाबूलाल गौर और अब उनकी जो पुत्रवधू हैं वो वहां पर विधायक हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। पीसी शर्मा पार्षद से लेके विधायक के सफर में जो एक कांग्रेस की बनावट है, जमावट है, उसमें कितना अंतर पाते हैं? उस समय की कांग्रेस कि हर गली में 4 कार्यकर्ता आपको कांग्रेस के मिलेंगे और जनता साथ खड़ी मिलेगी। आज ये दौर इस तरह का है, भारतीय जनता पार्टी हावी है हर कहीं, झंडा बुलंद है उसका। क्यों है ये अंतर? इसमें यह है कि कांग्रेस का जो वर्कर था उस जमाने में, मैं सोचता हूँ कि उसका कमिटमेंट पार्टी के प्रति ज्यादा था। ये कमिटमेंट धीरे धीरे समय के साथ नेताओं से पार्टी की तो रहा, लेकिन नेताओं से ज्यादा हुआ। और उसमें कहीं न कहीं अगर नेताओं में थोड़े बहुत भी कहीं डिस्प्यूट हुए तो वो चुनावों में उसका फर्क देखने को हमेशा से मिला। और ये जब 2018 में चुनाव जीत के आए तो मुझे कमलनाथ जी ने 5 विभागों का मंत्री को दिया, के साथ जनसंपर्क और धर्म दिया। उन दिनों भी पूरी ताकत से मतलब कोई भी आया, ये था कि मैं होशंगाबाद और हरदा जिले का प्रभारी, ऊपर से भोपाल, वो 1-1.5 घंटे में यहाँ आ जाते थे। तो उनको लगता था कि होशंगाबाद हरदा मिलो भोपाल में एक ही बात। तो इतनी लोग, इतनी भीड़, लेकिन स्थिति ये आई चिट्ठी लिखने की, फोन करने की, कि कमलनाथ जी मुझे कहते थे 24/7 मिस्टर। सलमान खान से भी मिलाया उन्होंने और मनमोहन सिंह जी, और दिग्विजय सिंह जी हमेशा कहते थे पीसी 108 तो पहले पहुंच जाता है, 108 बाद में पहुंचती। एक बार पत्रकारों से भी उन्होंने कहा कि वहाँ मिंटो हॉल में जब निकले तो क्वेश्चन पूछो, बोले भाई अब हमको टाइम नहीं देते पता। बोले सुनो, मेरे पास है 24 घंटे, पीसी है 128 घंटे, इससे मिलो। तो ये इन लोगों का इम्प्रेशन था कि ये, और चिट्ठियां लिखने पे एक बार उन्होंने कहा, पीसी तुम इतनी चिट्ठियां लिखते हो, क्या है ये? फिर मैंने कहा लोगों को काम करना है, चिट्ठी तो लिखना पड़ेगी। तो ये उन पे एक इम्प्रेशन था कि बहुत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो उसके वो मैंने इंस्टेंसेस देखे जो लिख देते थे, ये कर देते थे। तो एक दिन मैं एक बाई इलेक्शन में गया खंडवा। तो खंडवा बाई इलेक्शन में मानदाता सीट पे जब हम गए तो कुछ लोग आए, 2-3, एक बाबा भी आए। उससे ये 2 किलोमीटर दूर पे एक वो है आश्रम, उसमें आप स्वागत करना है। क्या हो गया? बोले वो आप अपने घर से निकल रहे थे, गाड़ी से बाहर आ गए थे, रास्ते में हमने रोका, खंडवा से आए तो वो आपने लिख दिया था 15 लाख रुपए वो मेले के लिए एक फंड होता था, तो वो मिलना शुरू हो गया। तो आपका स्वागत करना है कि वो मिल रहे हैं वो 15 लाख, तो रास्ते में आपने वो कर दिया था। तो ये ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि साहब उस समय आपने ये कर दिया था, उस समय। और मैं कभी देखा ही नहीं कि कौन है, क्या है, इसका क्या काम क्या है। वो है ये महेश परमार जी जो यहाँ के प्रभारी रहे और विधायक थे, वो जब ये प्रभारी बने उससे पहले ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा, तब मुझे पता लगा कि मैं क्या है। बोले जब आप मंत्री थे तो मैं आया था तो मेरे जिला पंचायत शहर में इतने मंदिर थे, उसके लिए 2 या 2.5 करोड़ रुपए आपने एक वर्ष दे दिए थे, वो सब काम मैंने करा दिए उनका। तब मुझे पता लगा कि इनके ये कोई सा आदेश किया था इनके ऊपर। आज भी कहीं जाता हूँ, बोला आपने हमको वकील बनाया था, सरकारी वकील लॉ डिपार्टमेंट, वहाँ गए तो उनका साहब आपने फला नोटिस बनाया तो वो आपने लिखा। वो लोग पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाओ वो लोग मिलते हैं। तो मेरा वही रहा कि काम क्या है, इसका काम करना है, कांग्रेस का है। और यही नहीं, मतलब इवन अपोजिशन के लोग जो आए वो उनके भी जो काम होते थे जायज, कहीं फोन करना, ये करना है, वो किए। जब मैं बीडीए करता था सुरेंद्र नाथ सिंह, इनके बहुत से काम किए। वो
उनको कहीं दुकान चाहिए थी, उनका किसी आदमी को वो चाहिए था, हाँ सब तो ये सब कार्यकर्ता का ध्यान तो रखा ही, उनका भी वो सही बात है। विपक्ष वालों से भी कभी तनी वाली बात नहीं। और दूसरा एक बताऊंगा कि जब ये ईश्वरनगर था यहाँ पे हबीबगंज स्टेशन जो आज इतना हो गया है, बंसल में जो हुआ है, तो उसमें इसको बस्ती हटाने, खान साहब थे यहाँ पे कलेक्टर, हटाने का वो आया कि स्टेशन बना, तो कोर्ट से हाई कोर्ट जाके स्टे ले आए थे। उसके बाद वो सरकार बीजेपी गिर गई बीच में और कांग्रेस की सरकार बनी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुए, मुझे बीडीए का अध्यक्ष बनाया। तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट गुलमोहर में एक जगह चिन्हित करके प्लॉट दिए और वहाँ जनरल प्लॉट भी निकाले, उनको बेच के वहाँ का डेवलपमेंट कराया। आज वो ईश्वरनगर बस्ती एक टॉप की बस्ती हो गई है। बगल में इनकम टैक्स कॉलोनी है, इनकम टैक्स कॉलोनी चले जाओ तो लगता है कि नहीं ये ईश्वरनगर इससे बेटर है। तो वो लोगों को वहीं लोन भी दिलाए, दिग्विजय सिंह जी ने उसका वो किया वो, और वो पूरी वहाँ पे वो की। जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बीच में रहा, तो उसमें भी रोज धरने प्रदर्शन ये सब बहुत किए पूरे टाइम, करीब 8-10 साल रहा मैं, और पूरे भोपाल में पहुंचना, काम करना, और उसमें उद्देश्य केवल वही रहता था कि जो लोग आए दुखी परेशान, इनकी बातों को कैसे निराकरण किया जाए, ये उद्देश्य हमेशा रहा। बिल्कुल। और पार्टी कमजोर होने का कारण अगर हम तलाशने की कोशिश करते हैं, जो उठापटक पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, उन नेताओं के विषय में कभी नहीं लगता कि वो जो कल हमारे साथ थे, हमारी पार्टी में नेता थे, हमारी बैठकों में मौजूद रहते थे, अब वो हमारी पार्टी के नहीं है? ऐसा नहीं लगता है कि उन नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे के जो कारण हैं उन्हें तलाशा जाए और अब ऐसी स्थिति कांग्रेस में ना हो, नए नेता गढ़े जाएं? नहीं, निश्चित तौर पर उस समय जिस तरह से लोग गए, जिसका हम लोगों को कहीं एहसास नहीं था। हम लोगों को जितने मंत्री थे, इन लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए कि नए लोगों को बना दो। एक बार उनकी कैबिनेट बैठक हुई तो सभी ने स्वेच्छा से दे दिए इस्तीफे कि भाई जितने लोगों को नए को बनाना उनको बना दीजिए। अब ये लोग क्यों गए, क्या गए, ये एक अलग राजनीति का विषय है। लेकिन जो गए, मैं नहीं समझता कि वो वहाँ सुखी हैं या सुखी रहेंगे, क्योंकि जो बेसिक कांग्रेस पार्टी का काम करने का स्ट्रक्चर आज रोज देखते हैं हम, जो लोग गए उनके वहाँ के नेताओं से द्वंद चल रहे हैं, और वो लोग जो गए यहाँ पे हावी थे, उनका एक अपना प्रभुत्व था, उनकी एक अपनी बात थी, वो बात कभी वहाँ पैदा हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में एक सम्मान बड़ी चीज होती है, वो सम्मान जो आपके घर में आपको मिलेगा, दूसरे घर में जाएंगे तो वो सम्मान नहीं मिलने वाला, आप बाहरी ही कहलाओगे। तो मैं समझता हूँ कि वो रहा। लेकिन अब जिस तरह से संगठन सृजन, राहुल गांधी जी जो, आप तो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उत्तराखंड का प्रभारी रहा, हम लोग वहाँ एक एक से मिले। उस समय वहाँ पहाड़ भी गिर रहे थे और बादल भी फट रहे थे, उसके बीच में गए, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो लोगों से मिले एक एक से, क्या चाहते हैं, इसलिए रिपोर्ट में वो दिया सीधा सीधा कि सर 1, 2, 3 ये है, और 1 को बनाने से क्या फायदा है, 2 को बनाने से क्या फायदा, 3 को बनाने, तीनों के वो दे दिए। तो ये जो संगठन सृजन का जो मामला आया है कि लोगों से पूछ के वो करो, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वहाँ तो अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ फिर भी कांग्रेस में लोकतंत्र है, आदमी अपनी बात करता है कि साहब ये गलत हुआ, सरेआम करता है, मिलता है देश को, मिलता है प्रभारी को, और ओपन में बोल रहा है कि साहब ये गलत हुआ है। पर वहाँ तो जो बन गया, दूसरा चू नहीं कर सकता, और चू की तो वो भारी हो जाता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में लोकतंत्र भी है, अपनी बात कहने का भी, और ये जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी ने सब शुरू किया है संगठन को मजबूत, उन्हें एक ही बात कही थी जब हम लोग गए थे वहाँ पे इंदिरा भवन में, कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता मजबूत है हर तरह से, हम लोग कमजोर एक ही चीज में, संगठन, हमको संगठन बनाना है। अब इस संगठन बनाने में अगर थोड़ी ऊंच नीच भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सही आदमी वहां बैठे जिससे कांग्रेस मजबूत हो, और बूथ लेवल तक, ब्लॉक अध्यक्ष बूथ लेवल तक ये सब चीजें होंगी, पंचायत तक, शहर के अंदर मोहल्ले, गली मोहल्ले तक
कांग्रेस को जाना है, ये उनका कंसेप्ट है। उनको कहीं जल्दी नहीं है कि सब एक दिन में हो जाए या 2 दिन में हो जाए, रातों रात संगठन खड़ा नहीं करना है, पूरी सत्ता हाथ में आ जाए। ये राहुल गांधी जी का जो है हर चीज, वो चाहे उन्होंने ये वोट चोरी का जो चलाया मामला, और जो आज भी उनका स्टेटमेंट आया है कि ये वोट चोरी सीधी सीधी बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो लोग वोट चोरी करके बनते हैं केवल बड़े लोगों की, बड़े मल्टीमिलियनर की बात होती है, लेकिन अगर साधारण होगा तो उसकी रोजगार की बात होगी, जो युवा आज रोजगार है। और इसके रिपरकेशन हम देख रहे हैं आसपास के सब देशों में ये हुआ है, ये वही बेरोजगार युवा है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा था। तो ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिहार में किया, आज वहां मीटिंग की, तो कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप वो जाना चाहते हैं, कोई जल्दी नहीं। और मैं समझता हूं कि इस तरह से, जिस तरह से बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने जिला अध्यक्ष बना दिया है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं पूरी ताकत से कि कांग्रेस का संगठन मजबूत कैसे किया जाए। बिल्कुल, आप संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसे जो पार्टी की कोर कमेटी होती है वही निर्णय ले लेती है हर विषय में, और उसकी खिलाफत देखने को हमें जमीनी स्तर पर भी नहीं मिलती। पिछले दिनों एक आवाज उठी, हालांकि पीसी शर्मा के मुंह से हमने कभी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप इस विषय में नहीं सुना है, लेकिन आपकी अपनी हार के पीछे अपनी ही जिम्मेदार रहे। ये क्योंकि जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय कभी लगा नहीं कि चुनाव हारेंगे, क्योंकि सब नेताओं के साथ साथ मेरी भी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत पर्सनल थी, और मैं काम करने का जहाँ तक सवाल है इन 5 सालों में, क्योंकि मंत्री भी रहा, विधायक रहा, पीएससी का चेयरमैन रहा। पीएससी एक ऐसी कमेटी है कि जो भी अधिकारियों से बात करते थे तो पूरा होता था। तो मैं सोचता कि ये काम बच गया है और ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े बड़े फिल्म स्टारों को भी लाए, आंगनवाड़ियों में भी काम किए। आंगनवाड़ी एक स्टेज ऐसी थी कि इसमें बिजली कनेक्शन नहीं होते थे, लेकिन हमने नेता प्रतिपक्ष थे डॉक्टर गोविंद सिंह को ले जाके ऐसा माहौल बनाया कि एक दिन में आंगनवाड़ी में बिजली लग गई, पानी का कनेक्शन। तो काम अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत से ऐसे फोन आए जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक थी, और उनका ये आया, दतिया एक बार गया, वहां आया कि आप चुनाव जीत रहे हैं। फिर कैसे क्या हुआ, लेकिन इसमें कोई कार्यकर्ता है, नेता को मैं दोष नहीं देना चाहूंगा। मैं तो ये फिर से इस बात पर फिर से अपना काम शुरू कर दिया है कि सब मिलजुल कर पूरी ताकत से काम करें। किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की मेजॉरिटी आए और कांग्रेस की सरकार बने, तभी जाके आम आदमी का काम आप कर सकते हो और कांग्रेस से जुड़े लोगों का भी काम कर सकते हो। और यही एक उद्देश्य किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का होता है। तो उस दिशा में इस समय कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि 2 मुख्यमंत्रियों के साथ आपका अनुभव रहा है, कंपेयर करने की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी टैग देती है कि वो बंटाढार कर देते हैं। कमलनाथ जी को के साथ टैग जोड़ दिया है कि वो चलो चलो वाले नेता हैं। आप चूंकि बहुत नजदीक रहे, एक के समय में विधायक रहे, दूसरे कमलनाथ जी के समय में आप बड़े महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे, क्या ये दोनों जो टैग उनको लगा दिए गए हैं कितने सच हैं? नहीं, ये दोनों ही टैग गलत है। इसलिए जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, 2003 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने तरीके से मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जितने भी संसाधन थे हमारे, जितनी बिजली थी, वो छत्तीसगढ़ में चली गई, और जो मध्य प्रदेश बचा, इसमें जो संसाधन बचे थे वो कम हो गए थे। बिजली की परेशानी हुई उस समय 2003 में, सब सडन वाला मामला हुआ, वहां एक्सेस हो गई छत्तीसगढ़ में बिजली। तो बिजली का एक जो प्रकोप रहा, और दूसरा उस जमाने में ये जो आजकल सरकारें वो ले लेती है लोन, 23-25 हजार
कुल लोन था, आज ऋण था, आज है लगभग 5 लाख करोड़ों का। तो ये वो किफायती उससे चलते थे कि हम ज्यादा ऋण नहीं लें, ज्यादा बोझ आम आदमी पे नहीं आए। आज हर आदमी के वो 50,000 का ऋण लगभग है। तो ये जो स्थिति बनी, तो उसको, और ये मैं भोपाल इसकी जितने भी बिजली के प्लांट थे मतलब वो कहते थे कि 2007 में बिजली सफिशिएंट हो जाएगी, और ये हुई बाद में बिजली सफिशिएंट। तो उनका जो फोकस है, खुद इंजीनियर इन सब चीजों को समझ रहे थे, और यही जो वजह रही एंटी इनकम्बेंसी की, क्योंकि 10 साल हो गए थे हो गई। उसमें मैं समझता हूँ जितने काम ये इंदिरा पुनासा, इंदिरा सागर, ये सब उनके जमाने में है, लेकिन इसका लाभ जो आने वाली उसको मिला। और जहाँ तक और कमलनाथ जी अगर 5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह जाते, तो उनका जो वो था सोच उद्योग के मामले, क्यों उनका एक वर्ड हुआ करता था, आर्थिक गतिविधि कैसे चले, आर्थिक गतिविधि चलेगी तो वो किसान की फसल होगी, तो वहाँ छोटी वाली दुकान जो गांव के अंदर है उसका बिजनेस चलेगा, वो चलेगा। और उद्योग इतने ले आते वो कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश समाप्त हो जाती। और ये इसलिए हम कहते थे छिंदवाड़ा मॉडल ये है कि उसका पूरा विकास हुआ है वहाँ पे, सड़कों का, उद्योग कई सब, और कोई युवा वहाँ पे बेरोजगार नहीं है। उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसको शासकीय नौकरी या प्राइवेट नौकरी दिलाई है, वहाँ संसाधन ऐसे पैदा किए कि लोग को रोजगार मिला। खुद इतने बड़े उद्योगपति थे, इतना विजन था उनका कि उनके आते ही विमानन मामले में भोपाल और इंदौर बहुत सी जगह से जुड़े, ये हम बाहर तक जुड़ते। और ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, ये जब कांग्रेस में वो रहा करते थे, उनके समय बन पे थे। सबसे करीब जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, किसानों की ऋण माफी। 2 बस चीज बताऊंगा। और 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, मतलब मेरा ड्राइवर कहता था सर 98 आया है, 95 आया है। आज जब पूछता हूँ उसको, जब दूसरे मंत्री की बात, क्या 2000 2,500 आ रहा है। और ये किसानों का ऋण कैसे माफ किया, जितने भी बड़े बड़े बैंक से इनको बुलाया, तो भाई देखिए ये आप इसका ऋण माफ कर दो जैसे कॉर्पोरेट करते हो, और नहीं तो मेरा तहसीलदार या आरआई जाएगा नहीं वसूली के लिए। तो इस तरह से ये और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो काम इन लोगों ने किए हैं, वो मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाते हैं, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 विधायक खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिराई और प्रदेश को पीछे कर दिया। अगर हम बात करें ओबीसी आरक्षण की, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां आज 15 दिन ले लिए, ये भी कंसेप्ट कमलनाथ जी लाए थे और विधानसभा में और कैबिनेट में ये पास किया था। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में डेटें बढ़ा रही है। तो ये जितने भी ऐसे काम थे जो आम जन से जुड़े थे, वो उसको करने में कमलनाथ जी माहिर थे। और मैं देखता था कैबिनेट में पहली बार कि आईएएस अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स उनके सामने थरथराते थे, एक एक शब्द तोल के बोलते थे। अभी तो वो आता है कि मंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री को ये कह दिया, सुनने चर्चाएं आती है, वो ग्रेस नहीं है जो एक ग्रेसफुल काम था कमलनाथ जी का अधिवेशन में। मैं समझता हूँ कि न भूतो न भविष्य। एक अंतिम सवाल और उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि जो संगठन का सृजन देश भर में कांग्रेस कर रही है, 2028 तक के इलेक्शन की अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें, किस स्थिति तक पहुंच पाएंगे कि उम्मीद की जाए कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होगी? निश्चित तौर पर भाई, जिस तरह से आज जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों चाहे स्टेट लेवल के हों, सिंसियरली जिस तरह से काम हो रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे उसमें जो फेल हो रही है एक एक करके, और जो बेरोजगारी और महंगाई जो है, जैसे अभी मामला आया कि ये इसमें जीएसटी कम कर दिया, तो जीएसटी कम अगर डीजल पेट्रोल रसोई गैस का होता तो बात थी,
या दवाइयों पे कम होता तो बात थी कि इससे आम आदमी को राहत मिलती, पर ये जो छोटी मोटी 60 रुपए एक परिवार को बता रहे हैं कि कम मिलेंगे, तो 60 रुपए में होना क्या है। दूसरा, आज का युवा लैपटॉप यूज करता है, उसमें कोई कंसेशन नहीं मिला। इन चीजों में अगर कंसेशन मिलता है तो वो लगता है। तो ये इनकी जितनी भी जो वो है काम, ये केवल वोट से संबंध है, वोटिंग के हिसाब से कि वोट में कैसा फायदा मिले। लेकिन अब वो एक फिल्म का गाना था कि ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं समझता हूँ इस बार 2028 में वो भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीसी शर्मा जी। हमारे साथ पीसी शर्मा थे, जो साफ तौर पर कहते हैं कि संगठन सृजन के साथ पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ रही है, और तमाम घटनाक्रमों पर हमने चर्चा की। आने वाला समय कांग्रेस का कैसा होता है, संगठन कैसा बनता है, और जो उम्मीद लग रही है नेताओं को कि 2028 तक बहुत कुछ ठीक कांग्रेस पार्टी कर लेगी, उसके परिणाम तो आने वाले समय में दिखेंगे। विशेष में इतना ही।